हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों के सामने आज फर्स्ट ईयर सी की अधिपोषण तत्व पार्ट फर्स्ट पाठ 1 के विषय में बताऊंगा। पाठ 1 वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना। तो इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी हम देते हैं। जैसे हम लोग आर्थिक विकास के चरण में समाज को आत्मनिर्भर था। जो हमारा समाज है वो आत्मनिर्भर था। मानव आवश्यकता अत्यंत सरल व सीमित थी। मानव की आवश्यकताएं क्या थी? सरल व सीमित थी, जिनकी पूर्ति वह स्वयं अथवा अपने परिवार के सहयोग से सफलतापूर्वक कर लेता है। जैसे हमने कहा वस्तु विनिमय के अंतर्गत वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने परिवार के सहयोग से कर लेता है। जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता है हमको, तो वो पूरे परिवार के सहयोग से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आगे देखेंगे। जो संभव होता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे वस्तु विनिमय के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं प्रोफेसर थॉमस के अनुसार। किसके अनुसार? प्रोफेसर थॉमस के अनुसार। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार क्या कहा गया है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। आगे दूसरे लेखक प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार। कह रहा है कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। ये प्रोफेसर जेविन्स ने कहा है। प्रोफेसर जेविन्स ने क्या कहा है? अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। जिसकी हमें कम आवश्यकता है और जिसकी हमें अधिक आवश्यकता है वह आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। डॉक्टर मार्शल के मतानुसार, प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार देखो प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं? दो पक्षों के मध्य होने वाले दो पक्ष, एक क्रेता दूसरा विक्रेता। दो पक्षों के मध्य होने वाले व्यापार को दो पक्षों के मध्य जो व्यापार किया जाता है, प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं कि दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक तथा पारस्परिक या वैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। जो ऐच्छिक, पारस्परिक और वैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। आगे देखेंगे हम कुछ हम सारांश से उसमें बता रहे हैं। सरल अथवा व अधिक स्पष्ट शब्दों को वस्तु विनिमय वह अवस्था है जिसमें बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के मध्य पारस्परिक लाभ के दृष्टि से किया जाता है। ये जो दो पक्ष होते हैं, क्रेता और विक्रेता, इनके
के मध्य जो किया जाता है वो पारस्परिक विनिमय कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, जैसे एक किसान अपने द्वारा उत्पादित धान किसी व्यापारी को देकर मसाले आदि प्राप्त कर लेता है, मसाले आदि प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार लोहार किसान के खेतों के औजारों को मरम्मत करके अपनी सेवा के बदले किसान गेहूं या दाल प्राप्त कर लेता है। इन क्रियाओं को वस्तु विनिमय कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे हमने लिख रखा है जो बता रहे हैं आपको, ये हमने वस्तु विनिमय के परिचय के बारे में बताया। वस्तु विनिमय के लिए वांछित परिस्थितियां, जो वस्तु विनिमय के लिए वांछित परिस्थितियां हैं, विनिमय के लिए वांछित परिस्थितियां क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। नंबर 1 दिया है सीमित क्षेत्र। वस्तु विनिमय का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, नंबर 1। नंबर 2 सीमित आवश्यकता। आवश्यकता कैसी होती है? सीमित होती है। अविकसित समाज, यातायात की सुविधाओं का अभाव, मुद्रा का कम प्रचार, मुद्रा में अविश्वास। अब जैसे हमारा पहला पॉइंट है सीमित क्षेत्र, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखो, सीमित क्षेत्र में वस्तु विनिमय प्रणाली का लागू होना संभव है। सीमित क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, थोड़ी जगह में किया जाए, थोड़ी दूर जाकर व्यापार को किया जाए, क्योंकि सीमित क्षेत्र में यह सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसे थोड़ी दूर जाना है, वहाँ सामान ले आए, हम वापस चले आए, तो ये सरलता से प्राप्त किया जाता है। किस क्षेत्र और किस व्यक्ति को क्या वस्तु चाहिए, कौन सी वस्तु दे सकता है, कौन सी वस्तु ले सकता है, इन समस्त क्रियाओं को किया जाता है। क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने पर दोहरे सहयोग, जब क्षेत्र हमारा व्यापक होगा तो दोहरे सहयोग तथा स्थानांतरण की सुविधा जब दोहरा सहयोग होगा तो यह असंभव है, यह संभव नहीं हो सकता। आगे देखेंगे सीमित आवश्यकता। सीमित आवश्यकता के अंतर्गत हम आपको बताएंगे वस्तु विनिमय एक ऐसे समाज में संभव है। क्या कह रहा है? वस्तु विनिमय एक ऐसे समाज में संभव है जिसमें व्यक्ति अशिक्षित हो, उनके ज्ञान की जानकारी अल्प हो, रहन सहन का स्तर नीचा हो, आदि सामाजिक क्रियाएं, वहां पर आवश्यकताएं कैसी होती हैं? सीमित होती हैं। आगे देखेंगे, और आज के भौतिक में मानव की आवश्यकताएं प्रेजेंट आप समय ऐसा है हमारा कि जिसमें मानव की आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित है। मानव की आवश्यकता असीमित है। यही कारण है कि वस्तु विनिमय असंभव होता जा रहा है, क्योंकि जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होंगी, अब यहाँ पे हमारा सीमित आवश्यकता से लिया गया है, जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होंगी तो व्यापार हमारा कैसा होगा? असंभव होगा। आगे देखेंगे अविकसित समाज, जहाँ पर वस्तु विनिमय पिछड़े हुए एवं अत्यंत पिछड़े हुए समाज में ही संभव है। क्या कह रहा है? हमारा व्यापार कैसा? पिछड़े समाज में संभव है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के साथ साथ असीमित होती हैं। सीमित होने के साथ जिनको सर्वमान्यता नहीं दी जाती है वो असीमित होती हैं। आगे देखेंगे हम वस्तु विनिमय पिछड़े हुए समाज में, वस्तु विनिमय पिछड़े हुए समाज में इस प्रथा का प्रचलन अधिक है। अविकसित समाज में, जहाँ हमारा समाज पिछड़ा होगा
वही ऐसे उन्हीं जगहों पर ऐसा वस्तु विनिमय संभव होगा। आगे देखेंगे यातायात की सुविधाओं का अभाव। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जिस समाज में यातायात के साधनों का अभाव होगा, यातायात के साधन नहीं होंगे, वहाँ के निवासियों की आवश्यकता प्रायः कम होती है। जब कोई यातायात के साधन ही नहीं है तो उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। जो आवश्यकताएं कम होती हैं इसीलिए वहाँ आवश्यकताओं को, उपलब्ध साधनों को सीमित रखते हैं। जो उपलब्ध साधन होते आवश्यकताओं के साधन सीमित होते हैं, जिससे वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी जगहों पर वस्तु विनिमय के साधन सीमित रखे जाते हैं और वहाँ उनको विनिमय को प्रोत्साहन मिलता है। आगे देखेंगे मुद्रा का कम प्रचार। क्या है ना पॉइंट? मुद्रा का कम प्रचार। मुद्रा का कम प्रचार, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी सफलता प्राप्त कर सकती है जब तक कि लोगों को मुद्रा के लाभ का ज्ञान ना हो। क्या कह रहा है? जब तक लोगों को मुद्रा के ज्ञान का ज्ञान ना हो, उस बिना मुद्रा के ज्ञान के हम वस्तु विनिमय को संभव नहीं कर सकते। उसका चलन में ना हो, मुद्रा का अभाव वस्तु विनिमय को प्रोत्साहित करता है। जब मुद्रा का अभाव होगा तो वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुद्रा का कम प्रचार का मतलब है जब मुद्रा का अभाव होगा तो वस्तु विनिमय का प्रचलन अधिक होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आगे देखेंगे मुद्रा में अविश्वास। जब मुद्रा में निरंतर गिरावट, अविश्वास का मतलब है जब मुद्रा में निरंतर गिरावट होने लगती है। क्या कह रहा है? जब मुद्रा में अत्यंत गिरावट होने लगती है तो जनता का मुद्रा के विश्वास टूट जाता है। कह रहा है जब मुद्रा में गिरावट होने लगती है तो जनता का विश्वास टूट जाता है। ऐसी दशा में वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन मिलता है। ये हमने वस्तु विनिमय के लिए वांछित परिस्थितियों के बारे में बताया, जिसमें था हमारा पहली डिग्री सीमित क्षेत्र के बारे में बता दिया, सीमित आवश्यकता के बारे में, अविकसित समाज के बारे में, यातायात की सुविधाओं का अभाव, मुद्रा का प्रचार, मुद्रा में अविश्वास। आगे हम देखेंगे वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ आपको मैं बताऊं कठिनाइयों के बारे में। ये 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। वस्तु विनिमय दोहरे संयोग का अभाव, वस्तुओं का अविभाज्यता, सर्वमूल्य मापक का अभाव, अर्ध संचय का अभाव, भावी भुगतान में कठिनाई, मूल्य स्थानांतरण में कठिनाई, बहुपक्षीय व्यापार के लिए अनुपयुक्त। जो हमारा वस्तु विनिमय होता है, जो वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ होती हैं, उनमें क्या कहा गया है? वस्तु विनिमय की कठिनाई, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, जिसमें हमारा कह रहा है दोहरे संयोग का अभाव। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली तभी चल सकती है जब एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त वस्तु उसकी ही दूसरे की आवश्यकता हो। दूसरे व्यक्ति के पास अतिरिक्त वस्तु को उसके पहले व्यक्ति की आवश्यकता, मतलब एक दूसरे के प्रति यदि हमको किसी और की आवश्यकता है तो दूसरे को उस चीज की आवश्यकता हो, उसकी चीज की हमें आवश्यकता हो। ऐसे में दोहरे संयोग का अभाव कहा जाएगा, तभी वस्तु विनिमय संभव है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति धन के बदले कपड़ा प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कपड़ा देकर
धान लेने को तैयार हो। जैसे हम किसी को धान देते हैं, किसी को धान देते हैं तो उसके बदले में कपड़ा लेना है। जब दोनों को आवश्यकता होगी तभी वस्तु विनिमय संभव होगा। नंबर 3 2 हेडिंग है वस्तुओं की अविभाज्यता। अब हम नंबर 2 हेडिंग पे आएंगे, वस्तुओं की अविभाज्यता के बारे में बताएंगे। व्यवहारिक जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता और यदि किया जाए तो उसे उपयोगिता नष्ट की जाती है। कह रहा है व्यवहारिक जीवन में जो अविभाज्यता होती है, अधिक मूल्य की वस्तु बदले कम वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास उपलब्ध हो, जिनका मूल्य अधिक हो, जिनका मूल्य कम हो, सभी वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास हो तो उसमें अविभाज्यता आ जाती है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा है जिसके बदले वह गेहूं, पुस्तक एवं दवाई लेना चाहता है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा है जिसके बदले में वह गेहूं, पुस्तक व दवाई लेना चाहता है। तो ऐसी दशा में किसी एक व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है जिसके पास ये तीनों वस्तुएं और बदले में वह घोड़ा लेना क्या इच्छुक हो तो तीनों वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास उपलब्ध हो सकती हैं, परंतु घोड़े को काट कर, क्योंकि घोड़ा एक अकेला है, वस्तुएं 3 हैं। किसी भी चीज के लिए मान लिया हम किसी चीज की हमें आवश्यकता हो, जैसे घोड़ा अकेला है, हमें किसी और की दवाई की आवश्यकता है, पेन की आवश्यकता है, कॉपी की आवश्यकता है, किताब की आवश्यकता है, सारी आवश्यकता है। जब अलग अलग है हमारी तो हम एक के बदले, क्योंकि वो तो वस्तुएं छोटी छोटी हैं और घोड़ा हमारा अकेला है तो उसे हम काट कर नहीं ले सकते। यहाँ पर अविभाज्यता का मतलब दिया गया है। अगली हेडिंग हम आएंगे सर्व मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय का यह एक बड़ी कठिनाई थी कि विनिमय के लिए तत्पर दोनों पक्ष तत्पर हों, दोनों पक्ष तैयार हों, ऐसे जिसमें सर्व मूल्य मापक का अभाव नहीं जानते हों, मूल्य के अभाव को न जानते हों। किसी वस्तु के बदले में कौन सी वस्तु कितनी दी जाए, कारण आदल बदल अनुपात मनमाने ढंग से निश्चित हो, जो प्रायः दोनों पक्ष कह रहा है कोई अनुमान ढंग से हो, किसी को ज़्यादा की आवश्यकता है, किसी को कम आवश्यकता है, तभी सर्व मूल्य मापक का अभाव रहता है। ठीक, आगे देखेंगे अर्थ संचय का अभाव। अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अर्थ संचय का अभाव का मतलब है जैसे हम वस्तु विनिमय के युग में मुद्रा का मूल्य संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता है, जो अर्थ संचय है वो मूल्य संचय में हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब अर्थ संचय का अभाव होगा, इसमें कुछ मूल्य नाशवान वस्तुएं होती हैं, नाशवान जिनका कोई मूल्य नहीं होता, जैसे सड़ गल जाती हैं या उसमें घुन व जंग लग जाता है। जैसे कुछ वस्तुएं सड़ गल जाती हैं या उसमें घुन लग जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य अपनी कमाई को भावी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रख पाता। जो मनुष्य होता है वो अपने भावी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रख पाता। आगे देखेंगे भावी भुगतान में कठिनाई। कह रहा है भावी भुगतान का मतलब होता है अधिक भुगतान या बहुत भुगतान। बहुत से लेन देन ऐसे होते हैं जिनका भुगतान तुरंत नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भुगतान होते हैं जिनका तुरंत भुगतान नहीं किया जा सकता, बल्कि भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, किसी समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उधार लेन देन में कठिनाई होती है। आगे देखेंगे मूल्य स्थानांतरण में कठिनाई। मूल्य स्थानांतरण में कठिनाई के अंतर्गत हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इनमें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। मूल्य स्थानांतरण में कठिनाई
कह रहा है इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ वस्तु अथवा संपत्ति का मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना अत्यंत कठिन है। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका स्थानांतरण करना कठिन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही कठिन होता है। जैसे एक व्यक्ति कोई मकान बेचता है, अब हम मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं ले जाएंगे, मकान तो एक जगह स्थिर रहता है। तो ये हो गया नंबर 1। परंतु उसके बदले में प्राप्त होने वाले वस्तुओं की संख्या उससे अधिक अनुपयुक्त होगी, जिससे वह अपने साथ नहीं ले जा सकता, मकान में ही छोड़कर अथवा जाना होगा। इस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे स्थान को जाकर, जैसे मकान भेज दिया, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो भारी होती हैं, वो अपने साथ व्यक्ति नहीं ले जा सकता। आगे देखेंगे, बहुपक्षीय व्यापार के लिए अनुपयुक्त। बहुपक्षीय व्यापार के लिए वस्तु में प्रणाली में दो पक्षों के बीच ही व्यापार होता है। वस्तु में प्रणाली में दो पक्षों के बीच ही व्यापार होता है, किंतु यदि दो से अधिक पक्ष हो तो यह प्रणाली असफल हो जाती है। इसमें क्या कह रहा है, कौन से पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, और अगर दो पक्ष नहीं है तो यह प्रणाली असफल हो जाएगी, इसीलिए इसे बहुपक्षीय के लिए अनुपयुक्त माना गया है। आगे देखेंगे, हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि मुद्रा का उद्गम, मुद्रा का उद्गम, मुद्रा का उद्गम, इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। चलो, मुद्रा का उद्गम आपको हम इसी चैप्टर के अंतर्गत मुद्रा के उद्गम के विषय में बताएंगे। समाज में कितने आविष्कार करता है, वह किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होते हैं। जो समाज में जो आविष्कार किए जाते हैं वो कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। क्या कह रहा है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जो हमारी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए किए जाते हैं। आगे देखिए, हम बता रहे हैं जिस प्रकार भूख की शांति के लिए भोजन, क्या कह रहा है, भूख की शांति के लिए भोजन, भूख की शांति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सर्दी व धूप के बचाव के लिए वस्त्र, कह रहा है भूख के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सर्दी व धूप की बचाव के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। पढ़ने लिखने की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कागज और लेखन का विकास होता है। जैसे हम लोग भूख के लिए, जब भूख लगी तो हमें वस्तुओं की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी या भोजन की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से पढ़ने के लिए कागज और लेखन की आवश्यकता होगी। आगे देखेंगे हम, उसी प्रकार लेन देन की सुविधाओं को बनाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया जाता है। आगे देखेंगे हम, मुद्रा का आविष्कार कब और किन परिस्थितियों में हुआ है, यह बता पाना एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार किन किन परिस्थितियों में हुआ है यह बताना दुष्कर है। आगे देखेंगे हम, जिस प्रकार मानव का इतिहास अनिश्चित है
उसी प्रकार मुद्रा का इतिहास भी अनिश्चित है। जिस प्रकार से मानव का इतिहास अनिश्चित है, उसी प्रकार से मुद्रा का इतिहास भी अनिश्चित है। आगे देखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। मनुष्य प्राचीन काल से ही ऐसी किसी वस्तु की खोज करता रहा है। देखो हमारे यहाँ बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमेशा से, चाहे प्रेजेंट हो चाहे बाद में हो या पहले हो, हमेशा मनुष्य कुछ ना कुछ वस्तुओं की खोज करता रहता है जो वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य माप सके। खोज क्या करता है? जैसे कुछ वस्तुओं और सेवाएं होती हैं, उनके मूल्य को वह माप सके। और जैसे मनुष्य कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए पूंजी को इकट्ठा करता है या पूंजी का निर्माण करता है, जो पूंजी को इकट्ठा करके वस्तु को खरीदता है, इसे भी वस्तु विनिमय में आता है। जैसे जिससे लोग बिना संकोच के भुगतान में स्वीकार करें, इन समस्त विशेषताओं वाली वस्तु को मुद्रा का नाम दिया जाता है। इन समस्त वस्तुओं में मुद्रा का नाम दिया जाता है। जैसे मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ? मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत, मुद्रा की आवश्यकता अनुसंधान का सिद्धांत। अलग अलग लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें कहा है सभी लेखकों ने बताया है, अपना अपना विचार व्यक्त किया है। अब जैसे हम आपको बताएं, मुद्रा के विकास में विभिन्न चरण हैं। मुद्रा के विकास में विभिन्न चरण हैं। नंबर 1 वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा, ये चारों हैं। इनमें हम वस्तु मुद्रा के बारे में आपको बताएंगे। जो वस्तु मुद्रा है हमारी, सर्वप्रथम मुद्रा का विकास वस्तु मुद्रा के रूप में हुआ। किसी समाज में मुद्रा के रूप में उस वस्तु का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। जो मुद्रा का उपयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, वो वस्तु मुद्रा के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है आखेट युग, आखेट युग। दूसरा पॉइंट है चरागाह युग। तीसरा पॉइंट है कृषि युग। ये हमारे जो तीनों पॉइंट हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आखेट युग, इस युग में जीविका का साधन मात्र जंगली पशुओं का शिकार करना था। आखेट युग का मतलब है इस युग में व्यक्ति सिर्फ जंगल के जानवरों का शिकार करके अपना भोजन करते थे। तब खाले व हड्डियाँ ही मुद्रा थी। क्या कह रहा है? उस समय मुद्रा हमारी क्या थी? खाल व हड्डियाँ। आगे देखेंगे, मुद्रा के रूप में खालों का प्रयोग विश्व के सभी देशों में दीर्घ काल तक होता रहा। इस युग को शिकार करने के लिए हथियार, दांत, खुर तथा जंगली जानवरों के संबंधित वस्तुओं को लेन देन के माध्यम से हमारा सारे आधे से सभी कार्य जंगली जानवरों द्वारा होते थे। जैसे खाल हुआ, उनका खुर हुआ, उनके सींग हुए, इन सब चीज़ों द्वारा। जैसे चरागाह युग, इसी में आ गया चरागाह युग। इस युग में मानव पशुओं के वध करने के स्थान पर इन्हें पालना आरंभ किया। इनका वध करने के स्थान पर इनको पालना आरंभ कर दिया। जो इस युग में आखेट युग में मनुष्य ने क्या किया? जानवरों को मारने के स्थान पर पालना आरंभ कर दिया। आगे लिखेंगे, पशुओं का महत्व बढ़ जाने के कारण उन्हें मूल्य का मापक माना जाने लगा। ऋग्वेद काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। रोम और यूनान में प्राचीन समाज में ही व्यक्तिगत संपत्ति माने जाते थे और उनके द्वारा अन्य वस्तुओं का मूल्य मापक होता था। अन्य वस्तुएं उनके द्वारा मूल्य से मापी जाती थी। अब हमारा आ गया कृषि युग। कृषि
इस युग में प्रारंभिक अवस्था विभिन्न खाद्यान्नों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। नॉर्वे में अन्न उधार दिया जाता और भुगतान भी अन्न में लिया जा सकता था। सन 1732 1732 में जो अमेरिका ने मैरीलैंड नामक प्रदेश में मक्का का वैधानिक मुद्रा घोषित कर दिया गया। तंबाकू को भी मुद्रा के लिए काम में लाया गया। कुछ देश ऐसे थे जैसे तंबाकू को उसके काम में भी लाया गया। आगे देखिए, हमारा दूसरा आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे हमने तुमको इसके तीनों पॉइंट समझाए। फिर दूसरा पॉइंट है धातु मुद्रा का युग। धातु मुद्रा का युग जो है, वस्तु मुद्रा के अर्थ संचय की कठिनाई, प्रामाणिकता का अभाव तथा विभिन्न वस्तुओं के रूप में, धातु मुद्रा के विभिन्न वस्तुओं के रूप में प्रयोग में बुद्धिजीवों के मनुष्य के लिए वस्तुओं की खोज की जाने जा रही। जैसे जैसे हमारे देश का विकास होता गया, बुद्धिजीवी वस्तुओं की खोज की जाने लगी। बुद्धिजीवी जो होशियार होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, जैसे वस्तुओं की खोज की जाने, जो शीघ्र नाशवान ना हो, मूल्यवान हो, समरूप हो व सर्वग्राह्यता हो। नाशवान ना हो, मूल्यवान हो, समरूप हो, ये सब धातु मुद्रा में प्रयोग किया गया। अब जैसे हमारा जो तीसरा पॉइंट है पत्र मुद्रा। अब हम आपको पत्र मुद्रा के बारे में बताएंगे। धातु मुद्रा में अनेक दोष दृष्टिगत होने लगे, जैसे चलन में धातु का घिसना। भाई जब हमारी धातु जो मुद्रा धातु की बनी है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे गिल्लाट हो, चाहे तांबा हो, चाहे कांस्य हो, ये सब धातुएं हैं हमारी। तो जब धातु की बनी होती, ये चलन में जब आएगी तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी, ये बहुत जगह चलायमान होगी, तो उसमें कुछ न कुछ गिरावट आएगी। इसीलिए इसको देखते हुए द्रव्य जिसमें मुद्रा के में कठिनाई होने लगी, तो इसीलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया, जिसके पीछे 100% कोष रखा जाता है। जो पत्र मुद्रा प्रचलन में लाई गई, उसके पीछे कुछ ना कुछ 100% कोष रखा जाता है। बिना कोष के पत्र मुद्रा को नहीं लाया जा सकता। पत्र मुद्रा के में धातु पूर्णतः परिवर्तनशील थी। धीरे धीरे विश्वास पत्र मुद्रा और पहले जब स्टार्टिंग में चलाई गई होगी हमारी पत्र मुद्रा, तो इतना विश्वास नहीं मानव को था, व्यक्तियों को था। तो उसने धीरे धीरे विश्वास के लिए पत्र मुद्रा को प्रचलन में लाया और धीरे धीरे मानव का विश्वास हुआ, जिससे पत्र मुद्रा को प्रचलन में आ गई हमारी। आगे देखेंगे शाख मुद्रा के बारे में बताएंगे हम आपको। चौथा पॉइंट, पहले पॉइंट के बारे में बताया, दूसरे तीसरे, चौथा पॉइंट हमारा है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा जो हमारी है वो एक व्यक्ति की शाख पर निर्भर करती है। विकसित देशों में पत्र मुद्रा का युग कम होता जा रहा है, जिससे उसके स्थान पर चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रयोग बढ़ रहा है। शाख मुद्रा में हमारी ये बैंकिंग व्यवस्था भी आ गई। भुगतान का एक माध्यम हो गया। बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान का एक माध्यम हो गया। जैसे आजकल शाख मुद्रा का सबसे सुविधाजनक अल्प व्यापारी है। पत्थर और कौड़ियों की बढ़ती हुई मुद्रा आज कागज के टुकड़ों के रूप में धारण कर चुकी है। जो हमारी धातु मुद्राएं चलती थी, वो सब कागज के टुकड़े के रूप में चलने लगी है। ये कागज की मुद्रा जो पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलन में है, वो हमारे देशों में चल रही है। आगे हम आपको बताएंगे साधारण तौर पे कुछ पार्ट चैप्टर का बचा हुआ है, जो मैं वो आपको ऐसे बता रहे हैं हेडिंग वाइज। जैसे क्या आधुनिक युग में वस्तु विनिमय संभव है? क्या आधुनिक युग में वस्तु विनिमय संभव है? तो हम उसके बारे में बताएंगे। वस्तु विनिमय की कठिनाई तथा उसकी सफलता के लिए
अधिक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात इस बात को जानना स्वाभाविक है कि आज युग में वस्तु विनिमय कहाँ संभव है और इसका क्या स्थान है, इसका गहनता से विचार किया जाए। जैसे पहला पॉइंट है तीव्र आर्थिक विकास। हमारे यहाँ वर्तमान युग में सभी देश किसी न किसी योजना के द्वारा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। हमारे देशों में कुछ योजनाओं के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके द्वारा देश को आर्थिक तेजी से विकास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है, तेजी से विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आर्थिक विकास की दौड़ में वस्तु विनिमय प्रणाली में अधिक दिन नहीं चल सकती, क्योंकि जब विकास तेजी से होगा तो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक दिन तक नहीं चल सकती। आगे देखिए बढ़ता हुआ उत्पादन। जैसे हमारा वर्तमान समय में हर देश में उत्पादन बहुत अधिक तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे अधिक पूंजी, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण हमारे देश में अधिक पूंजी होती है। बढ़ता हुआ जीवन स्तर, वस्तु विनिमय के माध्यम से हमारे देश का जीवन स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे देखेंगे परिवहन के साधनों का तेजी से विकास। हमारे देश में परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। आज की क्लास यहीं से एंड होती है। अगले चैप्टर